नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने वो पहले ये पढ़ा था कि विलियन को कौन कौन सी सांद्रताएं, यानी विलियन को किन किन सांद्रताओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो ये सब हम लोगों ने देखा था और इसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी करे थे। अब आज का जो टॉपिक है उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और टॉपिक है विलियन के अणुसंख्यक गुण। विलियन के अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है विलियन के अणुसंख्यक गुण? इसका नोट्स मैंने पहले ही आपको भेज रखा है, तो आप उसको नोट कर लेंगे। अभी आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक है विलियन के अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का ऐसा गुण जो विलियन के जो अणुओं की संख्या है उस पर डिपेंड करे। यानी कौन कौन सी ऐसे गुणधर्म हैं जो कि विलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जो गुण विलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें ही हम विलियन के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, यानी अणुओं की संख्या पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हो वही कहलाता है विलियन का अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे परासरण दाब, जैसे वाष्प दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। अब एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाष्प दाब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये वाष्प दाब से प्रभावित होती हैं। यानी ये दोनों जो हैं वाष्प दाब से रिलेटेड हैं। तो लेकिन जो परासरण दाब है ये एकदम अलग है। तो ओवरऑल 1, 2, 3, 4 ये जितनी भी 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी गई हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सभी विलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए इन्हें हम विलियन के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये टॉपिक अलग है इसलिए हम लोग इसको पहले ले रहे हैं, परासरण दाब। तो आज का जो टॉपिक है वो विलियन के अणुसंख्यक गुण में परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। पहले परासरण क्रिया और परासरण दाब क्या है, कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि कारण बताओ में पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। और फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा प्रतिलोम परासरण, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए जरा देखते हैं परासरण दाब। तो पहले हम लोग परासरण क्रिया को समझेंगे। तो परासरण क्रिया को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो परासरण के साथ साथ एक उसका जुड़वा भाई कह लीजिए विसरण होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझना, परासरण को समझना आसान हो जाएगा। डिफ्यूजन विसरण है जब पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही किसी माध्यम के द्वारा स्वतः ही प्रसरित यानी फैल जाएं। चलिए इसको समझने और समझते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल, अगर एक बंद कमरे में सेंट की शीशी खोल दें और कोने पर रख दें तो होगा क्या कि थोड़ी देर में जो सेंट की खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो हुआ क्या, सेंट के मॉलिक्यूल, सेंट की शीशी जब बंद थी तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही खोला तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी अधिक सांद्रता, उनकी सांद्रता कहाँ पर अधिक थी? शीशी के अंदर। तो अपनी अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता यानी कमरे में कम सांद्रता की ओर स्वतः ही फैले, लेकिन इसको फैलने के लिए एक माध्यम रहा, वो थी हवा। तो हवा है, पानी है, ये कोई माध्यम मिल जाए तो पदार्थ के अणु स्वतः ही अपने आप ऐसा फैल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो विसरण ये हो गया, एक आपके दिमाग में हिट कर गया कि एक सेंट की शीशी का एग्जाम्पल लिया तो वो विसरण हो गया। इसमें ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। जनरली गैस के मॉलिक्यूल इसमें रहते हैं, लेकिन अगर एक ब्रॉड अगर उसमें बात करें तो ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। जब हम लोग बायो में पढ़ते हैं तो ये आ जाता है उसमें क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, द्रव के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ पर आपने एक मोटा मोटा ही समझा कि गैस के मॉलिक्यूल। तो जब पदार्थ के अणु, पदार्थ सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक दिमाग में आपको बात याद रहे, तो पदार्थ के अणु जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम से फैल जाए तो ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। परासरण क्या है, अब यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो परासरण क्या है? परासरण के लिए एक एग्जाम्पल की कल्पना करेंगे और तब हम लोग समझेंगे कि परासरण है क्या। देखिए, परासरण एक हमने बड़ा सा बीकर लिया या बड़ा सा कोई बर्तन लिया और इस बर्तन के दो हिस्से कर दिए, यानी इस बर्तन को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या करा, एक बर्तन लिया और झिल्ली, ये एक टर्म यूज किया मैंने। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है कि जैसे जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज की जो वाइट छिलका अंदर का निकलता है ना, तो जिसको उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो इसी तरीके की अर्धपारगम झिल्ली बहुत सारी होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली यानी एक चादर, यानी एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। एक बर्तन लिया और बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, तो दो कंपार्टमेंट हो गए, एक इधर का कंपार्टमेंट, एक इधर का कंपार्टमेंट। तो एक तरफ हमने केवल पानी भर दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। एक तरफ पानी भर दिया और दूसरी तरफ शरबत यानी गाढ़ा विलयन, है ना। तो ये क्या भर दिया? शरबत। शरबत का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू केवल पानी। तो यहाँ पर ये पतला विलयन हो गया और ये गाढ़ा विलयन हो गया। तो कहता है कि जब दो भिन्न सांद्रता के घोलों को, दो भिन्न सांद्रता यानी एक की सांद्रता पतली एक की मोटी, दो भिन्न सांद्रता के घोलों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, या जब दो भिन्न सांद्रता के घोलों के बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दें तो हमेशा पानी का मॉलिक्यूल, पानी का अणु पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर अपने आप मूव करने लगता है, अपने आप जाने लगता है। कहाँ से कहाँ? पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर। ये याद रखने वाली बात हो गई। किताब में लिखा रहता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो भाई आप ये बताइए, पानी की सांद्रता, पानी की मात्रा अधिक कहाँ पर है? पानी की मात्रा यहाँ पर अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 100% पानी है। यहाँ पर पानी के साथ साथ थोड़ा सा चीनी भी है, तो उतना ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल नहीं है। तो पानी के मॉलिक्यूल यानी अपनी अधिक सांद्रता से, यानी विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के छेद में से हो करके प्रसरित होने लगते हैं, जाने लगते हैं, या मोटे मोटी तौर पर पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर जाने लगते हैं। इसे ही परासरण क्रिया कहते हैं। क्या किया? जब दो भिन्न सांद्रता के घोल ले लिया, एक तरफ पतला एक तरफ गाढ़ा विलयन, तो और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, तो क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल अपने पतले घोल से
गाढ़े घोल की ओर स्वतः ही जाने लगेंगे, अर्धपारगम झिल्ली में से हो करके वो निकल करके जाने लगेंगे। तो इसे ही परासरण क्रिया कहते हैं। ये बात हो गई। अब परासरण दाब क्या है? वह दाब जो परासरण क्रिया को बनाए रखे, सिंपल वे, वह दाब जो परासरण क्रिया को बनाए रखे, या फिर वह दाब जिसके कारण विलायक का अणु यानी पानी का अणु अपने पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर जा पा रहा है, वही दाब क्या है? परासरण दाब है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जितना मतलब एक दाब लग रहा है, अगर हम उल्टी दिशा में उतना ही दाब लगा दें तो क्या होगा? बंद हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल तब नहीं जा पाएगा। तो परासरण क्रिया को स्टॉप रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। या परासरण क्रिया को चलने के लिए, यानी परासरण क्रिया जब जल का मॉलिक्यूल अपने पतले घोल से गाढ़े घोल की ओर जा रहा है, तो उस क्रिया को बनाए रखने के लिए जो दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। तो ये परासरण दाब और परासरण क्रिया के बारे में हो गया। अब इसी में प्रश्न आता है, क्या होता है जब हम आरबीसी को या किसी कोशिका को निम्न वली विलयन में रख दें तो क्या होगा, उच्च वली विलयन में रख दें तो क्या होगा, समवली विलयन में रख दें तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें, इसका हम लोग बहुत सारा अपने दैनिक जीवन में भी बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखा होगा कि जब रात में हम चना भिगो दें और सवेरे जब उठते हैं तो चना थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये क्या है? परासरण क्रिया ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो जरा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक टर्म होता है निम्न वलीय और एक होता है उच्च वलीय। निम्न वली और उच्च वली, एक होता है समवली। निम्न वली का मतलब हो गया जिसमें लवण की मात्रा कम हो, यानी लवण की मात्रा कम हो, तो इसका मतलब कैसा विलयन होगा? वो पतला विलयन। लवण की मात्रा कम यानी कौन ज्यादा? पानी की मात्रा ज्यादा, तो मतलब पतला विलयन होगा। उच्च वली यानी लवण की मात्रा ज्यादा अर्थात गाढ़ा विलयन। जब भी बात कही जाए कि निम्न वली, तो आप दिमाग में जरूर गांठ बांध लें कि बात पतले विलयन की हो रही है, और जब उच्च वली कह दें तो यानी बात किसकी हो रही है? गाढ़े विलयन की हो रही है। अब एक छोटी सी पहेली हम लोग बचपन में बहुत सॉल्व करते थे। इस लकीर को बगैर मिटाए, बगैर हाथ ऊपर पेन लगाए, पेंसिल लगाए, बगैर मिटाए इसको छोटा कर दो या बड़ा कर दो, तो क्या करते थे? उसके नीचे अगर हम एक बड़ी पैरेलल उसी के बराबर एक बड़ी लकीर खींच दिया तो ये छोटी हो गई, और अगर उसी के नीचे छोटी खींच दिया तो ये बड़ी हो गई। यानी क्या हुआ? कॉम्परेटिवली हम तुलनात्मक बात कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ, यहाँ पर बताने का मतलब हुआ कि तुलनात्मक बात हो रही है। अब देखिए, जैसे एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या किया? एक सेल को या आरबीसी को हमने डाल दिया, और किस में डाल दिया? निम्न वली विलयन में डाला। किसको? आरबीसी को निम्न वली में डाला। निम्न वली का मतलब पतला, यानी आरबीसी के बाहर, आरबीसी ये आरबीसी है, आरबीसी को हमने डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया? निम्न वली विलयन में। तो निम्न वली का मतलब हो गया आरबीसी के चारों तरफ, यानी आरबीसी के बाहर पतला विलयन है। इसका मतलब कॉम्परेटिवली वाली बात, सापेक्षता वाली बात, तो कहीं ना कहीं गाढ़ा विलयन होगा। कहाँ गाढ़ा विलयन होगा? क्योंकि आरबीसी एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर भी पानी होता है। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक बात को समझना है कि इसके अंदर, यानी इस आरबीसी के अंदर जो पानी भरा है वो गाढ़ा है, कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन आपको अपने से लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसका विलयन गाढ़ा हो गया।
अब आरबीसी के जो चारों तरफ, क्योंकि ये कोशिका है, इसके चारों तरफ एक लेयर होगी, एक सुरक्षात्मक आवरण होगा जिसको हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जो बायो वाले हैं उनको पता है, लेकिन जो मैथ वाले उनको शायद ध्यान हो ना हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि चारों तरफ एक उनके अर्धपारगम झिल्ली होती है। अब यहाँ पर परासरण क्रिया वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। 3 बातें, बल्कि 2 बातें, क्या एक तरफ पतला विलयन, एक तरफ गाढ़ा विलयन, ये 2 भिन्न सांद्रता के घोल हो जाएं और बीच में अर्धपारगम झिल्ली हो जाए। तो देखो भाई, यहाँ पर पतला विलयन, यहाँ पर गाढ़ा विलयन और ये क्या हो गई, अर्धपारगम झिल्ली। तो जल के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएंगे, पतले से गाढ़े की ओर। तो पतला यहाँ पर है, गाढ़ा यहाँ पर है, यानी अंदर जाएंगे और इसलिए आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यही कारण होता है कि जब चने को हम पानी में डालते हैं तो चना क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि चने के बाहर जो पानी है वो केवल पानी ही पानी है, वो पतला है। चने के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो पानी है वो गाढ़ा है, तो पतले से गाढ़े की ओर जाना है तो अंदर चला जाता है, इसलिए चना रात भर में सुबह तक फूल जाता है, इसलिए ये हुआ। तो इसको बोलते हैं, जब अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं अंतःपरासरण, ठीक है ना। तो अंतःपरासरण के कारण जो आरबीसी है या जो भी सेल है वो फूल जाती है। इसी का उल्टा हो जाएगा उच्च बली विलयन में। उच्च बली का मतलब हो गया गाढ़ा विलयन, यानी आरबीसी को हमने कहाँ डाल दिया, गाढ़ा विलयन, यानी आरबीसी के बाहर गाढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं पतला होगा तो आरबीसी के अंदर पतला होगा। तो जब आरबीसी के अंदर पतला हो गया तो पतले से गाढ़े की ओर तो निकल आएगा, पानी निकल आएगा और आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसीलिए अगर फूले हुए अंगूर को शर्करा के विलयन में, चीनी के घोल में या नमक में डाल दें तो क्या हो जाएगा, अंगूर पिचक जाते हैं। तो यह होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इनको आप अपना नोट्स में दिया गया, इसको आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे। एक छोटा सा और भी आ रहा है, लास्ट में है प्रतिलोम परासरण। बहुत सिंपल है। प्रतिलोम परासरण का मतलब उल्टी दिशा में परासरण क्रिया होने लग जाए। मतलब क्या हुआ भाई, परासरण क्रिया क्या हो रही थी, पतले से गाढ़े की ओर जा रहा था पानी। अब अगर हम जो परासरण क्रिया के लिए जो दाब आवश्यक है वो क्या है, परासरण दाब। अब हम इस तरफ परासरण क्रिया हो रही थी, इस तरफ, ठीक है ना। अब हमने इधर ही एक पिस्टन लगा दिया और विपरीत दिशा में जितना इसमें दाब लग रहा था, जो परासरण क्रिया को चालू रखा हुआ था, उसी के उल्टी दिशा में हम थोड़ा सा ज़्यादा दाब लगा दें, थोड़ा सा ज़्यादा। अगर उतना ही दाब लगाएंगे तो स्टॉप, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उल्टी दिशा में थोड़ा सा ज़्यादा दाब लगा दें तो होगा क्या, जो इसमें मौजूद पानी था, अब ध्यान देना, उल्टा होने लग जाएगा। मतलब गाढ़े से पतले की ओर जाने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। यानी जो इसमें मौजूद पानी था अब इसमें से निकल करके वापस बैक रिवर्स हो जाएगा, यानी पतले की ओर आने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो कि हमारे आरओ में लगा होता है। यही सिस्टम, इसी सिस्टम पर कार्य करता है। तो समुद्र के जल को भी इस तरीके से कोशिश करी जा रही है, या आगे आने वाले समय में इस तरीके से उपकरण बन जाएंगे। इसको बोलते हैं समुद्र के पानी का विलवणीकरण करना, यानी वो जो उसके जो लवण है उसको यानी अलग कर देना। तो समुद्र के पानी में से लवण जो है उसमें पानी निकल जाए, उसमें से पानी निकल जाए और साफ पानी आ जाए, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नोट्स अच्छे से आप अपना उसको बढ़िया बना लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।